हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। मैं अंकित भाटी, रोजगार विद अंकित चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। और आप सब लोग जानते हैं कि ये चैनल अपनी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन के लिए जाना जाता है। उसी कड़ी में मैं आज एक और वीडियो लेकर के आया हूं। इसके ऊपर मैं पहले भी वीडियो कर चुका हूं जिसमें मोटी मोटी जानकारी दे चुका था, लेकिन अब फुली नोटिफिकेशन आ गया है। फॉर्म चालू हो चुके हैं। 10 फरवरी से आपके फॉर्म चल रहे हैं, यानी आज मैं 11 फरवरी को वीडियो बना रहा हूं। कल शाम से इसके फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। अगर कोई भाई इसका इच्छुक हो तो इस फॉर्म को भर सकता है, लेकिन इच्छा इस बात पर डिपेंड करेगी कि नौकरी कैसी है, कितने इसमें पैसे मिलेंगे, क्या ये सरकारी नौकरी है, और अगर इसमें एग्जाम नहीं है तो फिर कैसे सिलेक्शन होगा। तो सिलेक्शन होगा तो क्या नौकरी मेरे को मेरे गांव के आसपास मिल जाएगी क्या? जी हाँ, ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। बच्चों, अगर आप देखोगे कि इसमें एज क्राइटेरिया भी बहुत ज़्यादा है कि अगर आप जनरल कैटेगरी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में भी आते हैं तो 18 साल से 40 साल तक के लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। मैं लोग बोलूँगा, मैं बच्चे नहीं बोलूँगा। और ओबीसी वाले 43 साल तक, एससी एसटी वाले इसको 45 साल तक इस फॉर्म को भर पाएंगे। ठीक है, तो अभी ये सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है। हाँ, आप जैसे एक होता है ना, एसबीआई बैंक है, वो केंद्रीय बैंक नहीं है लेकिन काम केंद्रीय बैंक जैसा ही करता है। तो आप सेंट्रल कर्मचारी परमानेंट नहीं हो, लेकिन काम आपको परमानेंट कर्मचारी की तरह ही करना है। और सबसे अच्छी बात है कि इस जॉब में आप सिर्फ 4 से 5 घंटे ही काम करते हो। अगर इससे ज्यादा आपसे काम करवाया जाता है तो जो आपका मानदेय फिक्स है उससे एक्स्ट्रा भी आपको कुछ फायदे मिलेंगे इन द टर्म्स ऑफ सैलरी, अगर काम कुछ ज्यादा होता है। और काम आप अगर अपना बहुत अच्छा करते हो, मार्केटिंग वगैरह कुछ इस टाइप का भी काम होगा, अगर वो बहुत अच्छा करते हो तो उसके भी इंसेंटिव्स आपको एक्स्ट्रा इसमें दिए जाएंगे। ठीक है, तो अगर हम देखें कि भाई आपको, और सबसे अच्छी बात है कि ये ऐसी सरकारी नौकरी है, मतलब ये अर्ध सरकारी कुछ भी आप कहिए, कि भाई ये ऐसी नौकरी है कि आप इसके साथ कुछ अपना काम भी कर सकते हो। कई बार होता है ना, सरकारी नौकरी लग गई तो आप अपना काम नहीं कर सकते, तो यहां आप अपना काम भी कर सकते हो। जैसे कैसे कि आप ग्राम डाक सेवक बन गए और फिर अपनी जॉब के बारे में बताए जा रहे हो कि भाई देखो, आज मैं यहां निकल लिया, आज मैं ये काम कर रहा हूं। तो इस तरह के भी लोग इच्छुक होते हैं। ठीक है, तो मतलब दिखा सकते हो आप लोगों को कि भाई आप किस तरह से आप लोगों की हेल्प कर पा रहे हो इस जॉब में रह करके। ठीक है, लोग इंटरेस्टेड भी होते हैं कि आप, वो जानना भी चाहते हैं कि क्या क्या काम आप करते हैं या सरकारी कर्मचारी क्या क्या काम करता है। तो देखिए, 10 फरवरी से 3 मार्च तक ही आप फॉर्म फिल कर पाओगे। तो अगर आप इसमें फॉर्म फिल करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। कहाँ करना होगा, इसकी एक वेबसाइट दी हुई है। और मैं आपको, अगर आप कहोगे कि फॉर्म कैसे फिल करें, इस बात में भी संदेह है, तो एक एक कॉलम कैसे भरना है कि गलती ना हो, तो उसकी भी एक वीडियो बनवा दूंगा। आप बता दीजिएगा, वैसे मैं बनवा ही दूंगा और वो वीडियो शायद कल तक आ जाएगा, शिवम सर उसको बना रहे होंगे। तो वो एक कंप्लीट वीडियो होगा कि आपके फॉर्म में भी कोई गलती ना हो और आपकी कॉल आए। ठीक है, चलिए अब देखिए, इसमें एज भले ही 18 से 40 दे रखी है ईयर, लेकिन जो सिलेक्शन होगा वो जवानों का ही होगा। उसका कारण मतलब वो थोड़े कम एज वालों का ही होगा, जिनकी एज 35 40 30 प्लस होगी। उनके उस टाइम पे 10th में बहुत अच्छे परसेंटेज नहीं आते थे, और 10th का परसेंटेज तो अब बाद में बहुत बड़ा है। तो वैसे ही ये 30 वाले तो वैसे ही बाहर हैं। तो जो नौकरी भी मिलने वाली है वो 18 से 30 वालों को इसलिए मिलेगी क्योंकि ये 10th के परसेंटेज बेसिस पर ये नौकरी दी जाएगी। अब सर कितने परसेंट पे नौकरी मिलेगी, ये भी बड़ा सवाल हो सकता है बच्चों का। तो अब ये जो परसेंटेज कितने पे मिलेगी, ये डिपेंड उस बात पे करेगा कि कितने लोगों ने फॉर्म भरा है। और फॉर्म कहां जाएगा, आपके डिवीजन हेड पे जाएगा। डिवीजन हेड आपका डीएम भी हो सकता है ना। फॉर्म भरवाया जाएगा सरकारी भाई, सेंट्रल गवर्नमेंट का पोर्टल है, सेंट्रल गवर्नमेंट का, वहां भरवाया जाएगा। वो लोग अलॉट करेंगे, आपको कुछ नहीं भरना। फिर जो कॉल लेटर आएगा आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, तो समझ लो आप सेलेक्ट हो गए हो। फिर आपको अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर के वहां जाना है, वो चेक कराने, चाहे वो डीएम साहब हो या कोई भी हो, मतलब जिसको भी वो अलॉट करेंगे।
आपके वो डॉक्यूमेंट चेक हो गए तो आप नौकरी लग गए। ठीक है, आपको बता दिया जाएगा आपको इस डाक खाने में नौकरी करनी है। ठीक है, तो ये बहुत आसान प्रोसेस है और एक लाइवलीहुड के लिए एक अच्छी, अगर आप गांव में रह करके अपने गांव को नहीं छोड़ना चाहते हो तो मतलब उसमें रह करके एक आपको अच्छा काम मिल रहा है जिससे आप सीधे गवर्नमेंट से जुड़े हुए हो। ठीक है, तो एडिट और करेक्शन अगर फॉर्म में गलती हो जाए तो भी ये चांस है कि आप उसको सही कर लो। 6, 7 और 8 मार्च को आप फॉर्म को करेक्ट कर पाओगे। अब वैकेंसी अलग अलग स्टेट के हिसाब से अलग अलग निकली हुई है। अब आप देखो आंध्र प्रदेश में भी, मतलब पूरे देश के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट की है ना। अगर आपको नहीं दिख रहा होगा तो भानु भाई मेरे को हटा दे पहले स्क्रीन से ताकि देख लें। आंध्र प्रदेश तेलुगु देखो 1215 वैकेंसीज हैं। अगर आप असम में देखोगे तो 501 वैकेंसीज हैं। अब आप देखिए सब में आप कहोगे सर मैं कहां भर सकता हूं, आप कहीं भी भर सकते हो जहां आपकी लैंग्वेज आपको अलाउ करती है। आप कहते हो सर मैं यूपी से हूं, मैं बंगाली, मैं वेस्ट बंगाल में भर सकता हूं, भर दो भाई, पर आपको बंगाली भाषा आनी चाहिए। ठीक है, तो आप अपने गांव के आसपास भरना चाहते हो अपना स्टेट भरो। ठीक है, अपना डिस्ट्रिक्ट भरना, जो भी कुछ है वो वहां पे सेलेक्ट करवाएगा आपको फॉर्म में, शिवम सर बताएंगे। ठीक है, तो जैसे जो फॉर्म का वीडियो आएगा ना उसमें क्लियर होगा। असम में भी बोडो और इंग्लिश और हिंदी वाले भी फॉर्म भर सकते हैं भाई। तो ये वैकेंसीज बहुत कम है असम में, इनकी बोडो और इंग्लिश हिंदी वालों की। अब आप देखो बिहार में हिंदी चलती है तो 783 वैकेंसी बिहार के लिए है। छत्तीसगढ़ में हिंदी चलती है 638 वैकेंसी, अच्छी खासी छत्तीसगढ़ की वैकेंसी अच्छी खासी मानी जाएंगे। दिल्ली में किसी को जॉब चाहिए मात्र 30 वैकेंसी हैं। ठीक है, ऐसे ही गुजराती चाहिए तो वहां 1203 वैकेंसी हैं। अब आप कहो सर उत्तर प्रदेश में कितनी है, देखो ये 3004 उत्तर प्रदेश के हिस्से में आई हैं। 2292 कहां है, देखो ये उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश से ऊपर है जस्ट तमिलनाडु। तो तमिलनाडु में तो तमिल चाहिए, वहां तो आप भर ही नहीं पाओगे। तो 2292 वैकेंसी तमिलनाडु के लिए भी है। तो ऐसे आप वैकेंसी देख सकते हो। और ये 21,413 टोटल वैकेंसीज बनी है। ठीक है, स्टेट वाइज इस तरह से वैकेंसीज दी हुई है। अब देखो एज जो है 18 से 40, मिनिमम एज 18 है और मैक्सिमम एज 40 है। और ये रही छूट, SC ST के लिए 5 साल, OBC के लिए 3 साल। तो ये कोई स्टेट वगैरह की वैकेंसी नहीं है, सेंट्रल की ही है। और सेंट्रल ये है कि अपने ऊपर जो है ना, जैसे बस ये समझ लीजिए नौकरी लगभग सरकारी ही है। बस जैसे आपको नौकरी, अब ये बाहर नहीं लेना चाहते, ये संविदा नहीं है। कभी आप सोचो ये संविदा पे है, नहीं, ये संविदा भी नहीं है। आपको 65 साल से ऊपर का आदमी नहीं चाहिए नौकरी करता हुआ। तो बताओ, तो इसका मतलब आप 65 साल तक भी इस नौकरी को कर सकते हो, ऐसे लिखा हुआ है इसमें कंडीशन। ठीक है, आप अब भर्ती हुए और इतने लोगों की जरूरत है तो फिर आपको कहां निकाला जाएगा इसमें। हाँ, ये बता दिया इसने कि हम कोई आपको रहने के लिए क्वार्टर वगैरह नहीं देंगे, वो इंतजाम आपको अपना कर लेना। और अपने जो जीविकोपार्जन के साधन, जीविकोपार्जन के साधन है आप अपने रखना, इस पर पूरे डिपेंड मत होना। क्योंकि जो हम मिनिमम सैलरी है, हो सकता है आप उसको भी मीट ना कर पाओ। कि भाई भारत में ये हो गई, कल को मिनिमम सैलरी 20,000 सबको देनी है, लेकिन इन लोगों को 15 ही मिल रही है। तो इसलिए जीविकोपार्जन के साधन इसलिए ऐसा बोल दिया है। और काम भी ये कह रहे हैं कि हम 4-5 घंटे ही तो ले रहे हैं आपसे, आप अपना काम करो। ठीक है, तो ये वाली कंडीशंस इसमें लगाई हुई हैं। तो ये 10 इयर्स जो डिसेबल लोग हैं वो भी कर सकते हैं, डिसेबिलिटीज पर्सन, तो ये उनके लिए मतलब एज छूट है। आगे क्वालिफिकेशन एज ऑन डेट ऑफ नोटिफिकेशन, अगर आप देखेंगे कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए तो 10th मांगी है, सिर्फ 10th पास, सिर्फ 10th पास अगर आप हैं तो ये फॉर्म भर देंगे। इसमें भी 3 तरह की पोस्ट निकली है, तो उनके बारे में बताऊंगा कि भाई देखो इसमें 3 तरह की पोस्ट हैं। तो मैंने वो शायद ऊपर पढ़ी नहीं, हाँ आगे बता देता हूं। ठीक है, उससे पहले बता देता हूं कि ये क्वालिफिकेशन में ये लिख रखी है अदर क्वालिफिकेशन, जो नेसेसरी नहीं है, कि नॉलेज ऑफ कंप्यूटर। ठीक है भाई, है तो बहुत बढ़िया बात है। ये आपसे बाद में हो सकता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे पूछ लिया जाए। मान लीजिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में उन्होंने दुगने बच्चे बुलाए, जितने हमें जरूरत है उससे दुगने बुलाए। तो जब वो दुगने बुलाए तो फिर वहां जाकर के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चेक करते टाइम आपसे पूछ लिया कंप्यूटर की जानकारी, तो आप कहोगे नहीं है, तो हो सकता है दूसरे वाले का सिलेक्शन हो जाए। तो थोड़ा बहुत सीख लेना या कह देना हाँ है, कोई टेस्ट तो हो नहीं रहा। नॉलेज ऑफ साइकिलिंग, साइकिल चलानी आती है कि नहीं, क्योंकि ये साइकिल वाला अनाउंस मिलता है ना इसमें। तो
और इतनी कम सैलरी में आप कार या बाइक तो अफोर्ड नहीं कर सकते, इस वजह से ऐसा होता है। और डाकिया का पहले हथियार साइकिल ही होता था, वो भी आपको पता है। एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, तो यानी आपके जीविकोपार्जन के साधन पर्याप्त मात्रा में आपके पास होने चाहिए। तो बताओ ये कोई क्वालिफिकेशन है? इतने सबके पास होते ही हैं, पर फिर भी देखो नौकरी चाहिए। आगे आ जाते हैं, तो देखो ये रहा सर्विस कंडीशंस एंड ब्रीफ जॉब प्रोफाइल एंड रेजिडेंट। तो रेजिडेंस एकोमोडेशन बोलते हैं जिसको, एकोमोडेशन कहते हैं रहने की जगह। तो इसमें वो कंडीशन बता दिए जो मैं आपसे बता रहा था कि भाई देखो सेंट्रल गवर्नमेंट, देखिए इसमें साफ लिख दिया, द एप्लीकेंट्स मस्ट क्लियरली अंडरस्टैंड, साफ तौर पर आपको समझ जाना चाहिए दैट द जीडीएस ग्राम डाक सेवक, ग्रामीण डाक सेवक जिसकी भर्ती है, ग्रामीण डाक सेवक आर नॉट रेगुलर एम्प्लॉय ऑफ द डिपार्टमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट। अपने आप को सेंट्रल गवर्नमेंट का रेगुलर एम्प्लॉय मत समझो, उसे तो हम सीएचएसएल के थ्रू भर्ती करते हैं, ठीक है। एंड देयर emoluments and allowance and other entitles are not at par with the central government employees, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट की तरह के जो अलाउंसेस मिलते हैं उस तरह के अलाउंसेस की बेसिक पे कम से कम 18,000 है सेंट्रल गवर्नमेंट में, तो वो यहां नहीं मिलेगी। और आप इसलिए मत समझो, देखो ये बोल दिया है क्योंकि यहां ऐसी छूट सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को नहीं होती कि आप अपना काम भी कुछ कर सकते हो, यहां कर सकते हो। वहां उनको छूट नहीं होती कि आप 4 घंटे काम करो, यहां है, पर वहां इंसेंटिव नहीं मिलता, यहां मिलता है। तो ये बहुत सारे फर्क हैं, ठीक है। पर ऐसा नहीं है कि आपको जॉब से निकाल दिया जाएगा, इनको जरूरत पड़ती रहेगी, आपको से काम कराते रहेंगे। आप परमानेंट टाइप से एक भर्ती हो गए हैं, पर ये अपने ऊपर लायबिलिटी उसको नहीं रखना चाहते, बात यह है, ठीक है। चलिए, तो अब ये देखो, दे आर रिक्वायर्ड टू वर्क फॉर मिनिमम फॉर ए पीरियड ऑफ 4 आवर्स। मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा कि 4 घंटे की बोल रहा हूं, कि मिनिमम तो आपको 4 घंटे काम देंगे ही देंगे वो, एंड मैक्सिमम आपको 5 ही घंटे का काम मिलेगा। तो इसमें भी सैलरी डिफर करेगी, ठीक है। तो 4 to 5 आवर्स। दे कैन नॉट बी रिटेन्ड एज सेवक बियॉन्ड 65 ईयर्स ऑफ एज। 65 साल से ऊपर के आदमी को ये नहीं रखेंगे। कैसे कि आज तो आप मान ली भर्ती हुए 45 में, और आप 20 साल करते करते जॉब को आपको हो गए, तो फिर ऐसा नहीं है कि आप जिंदगी भर करते रहेंगे। 65 साल पे आपको यहां भी रिटायर कर दिया जाएगा जबरदस्ती। ये है, समझ में आ गई बात। अब देखो ब्रांच पोस्ट मास्टर, यहां 3 पोस्ट है। मैं अगर आपको बोलूं बीपीएम, अगर कहें इसमें सबसे बड़ी पोस्ट बीपीएम है। एक है असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर, असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर एबीपीएम, और एक है भाई जो तीसरी है उसको बोलते हैं डाक सेवक। तो डाक सेवक, ये 3 पोस्ट हैं, ठीक है। तीनों के अलग अलग काम है। सबसे छोटा ये इसको मान रहे हैं कि जिसकी सबसे कम जिम्मेदारी होगी, इसकी थोड़ी सी और ज्यादा जिम्मेदारी होगी, पर सैलरी इतनी है इसकी भी, दोनों के बराबर है। और इसकी थोड़ी ज्यादा जिम्मेदारी होगी और इसकी सैलरी भी थोड़ी ज्यादा होगी। ये सैलरी वगैरह कितना मिलेगा उसके बारे में भी बता रहा हूं। पहले काम सुन लो। अगर आप चाहते हो कि भाई मैं ब्रांच पोस्ट मास्टर बीपीएम, भाई नाम ही लग रहा है ब्रांच का पोस्ट मास्टर, तो भाई पावर भी है इसका मतलब, ऐसे ही थोड़ी है, लिंक भी बनेंगे इसका मतलब। तो ये रहा, इतना काम है, इतना काम है। अंग्रेजी में वैसे ही ज्यादा लगता है ये, भाई ज्यादा नहीं है, नॉर्मल डे टू डे का काम है। जब आपको दिखता है तो वहां पता लग जाती है, और आपके साथ कोई वो भी परमानेंट एक एम्प्लॉय भी होगा जो इसकी पूरी जिम्मेदारी होगी उस ब्रांच की, ठीक है। इसलिए डरो मत। और असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर ये उसकी हेल्प के लिए करेगा, यानी जो बीपीएम है उसकी हेल्प के लिए एबीपीएम लगा दिया, असिस्टेंट मतलब सहायक, ठीक है। तो इसके काम लगभग वैसे हो जाएंगे। और ये है डाक सेवक, तो भाई जैसा इसका काम है लगभग वैसा ही काम इसका भी है, ठीक है। तो ये बड़ा नॉर्मल सा काम है, डे टू डे का काम है, तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं वैसे ज्यादा, है ना। और रेल डाक सेवक इसको बोला गया है, मतलब रेल डाक सेवक कह रहे हैं जी। एग्जाम नहीं होगा, एग्जाम नहीं है, ये दुख की बात है, खुशी की बात है। वो आप देखो एग्जाम इसमें नहीं है। देखो जो बीपीएम है उसकी सैलरी क्या होगी, ये 12,000 टीसीआरए है,
TCRA क्या है? टाइम रिलेटेड कंटिन्यूटी अलाउंस, जिसको अगर मैं बोलूं कि सेंट्रल गवर्नमेंट की भाषा में इसको बेसिक बोलते हैं, बेसिक पे। अब आपको बेसिक पे तो सेंट्रल गवर्नमेंट का 18,000 है जो ग्रुप डी में होता है, पर 18,000 वालों की सैलरी क्या बनती है? 35,000 से कम तो सैलरी नहीं होती इन लोगों की, क्योंकि टीए डीए वगैरह जुड़ के तो इतना बनता है। तो बिल्कुल सही बात है, टीए डीए जुड़ के ये सैलरी लगभग डबल हो जाती है। तो ऐसे ही अगर मैं यहां भी देखूंगा कि यहां इसको बेसिक कहा गया है, तो ये जो बेसिक है ना, बीपीएम की कम से कम 12,000 और ये एबीपीएम और डाक सेवक की कम से कम 10,000, तो इस पे डीए या 53% तो एकदम 15-16 तो यहीं हो जाएंगे। फिर और बाकी अलाउंसेस ऐसे ही ये भी, तो लगभग जैसे ये डबल बैठ रही है, हालांकि ये एकदम डबल तो नहीं बैठेगी। इसका कारण है क्योंकि वहां टीए है तो यहां टीए की कोई जिक्र नहीं है, यहां साइकिल वाली बात हो गई, ट्रैवलिंग अलाउंस बोलते हैं जिसको, ठीक है। पर और बहुत सारे एक्स्ट्रा काम आपको मिलेंगे, तो ये कहीं ना कहीं सैलरी इन दोनों लोगों की 20 से 30,000 जो मैंने थंबनेल पे भी लिखी है, तो ये सैलरी लगभग पर मंथ की बैठ जाएगी, जो इस हिसाब से लग रहा है, ठीक है बच्चों। और ये इन्होंने दिया भी है कि देखिए इसके बीच आपकी सैलरी करीब बनेगी। हालांकि ये वेतनमान होता है कि बढ़ बढ़ के आप यहां तक पहुंच जाओगे, ठीक है, पर वो बेसिक का ही होता है, ये बेसिक है, फिर इस पे डीए लगेगा, और डीए मिलेगा या नहीं तो वो लिखा हुआ है, दे आर आल्सो एंटाइटल्ड टू डियरनेस अलाउंस। डीए के लिए आप भी एंटाइटल हो, किसकी तरह? जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय होता है। भाई और क्या चाहिए? चलो अब ये देखो, देखो टेस्ट नहीं है, और जब टेस्ट नहीं होगा तो ऐसी ही नौकरी मिलेगी। 10वीं पास की नौकरी है तो जाहिर सी बात, और 4 घंटे का काम है, तो आपसे बहुत कुछ तो वो उम्मीद नहीं करेंगे, ठीक है। फिर आप क्या हो कि सर हम सरकारी नौकरी की जो तैयारी कर रहे हैं, क्या हम इसे भर दें? भाई देखो, अगर ये छोड़नी है आगे फ्यूचर में, तो यार मत ही भरो, किसी के काम आ जाएगा ये आपका पद। फिर ये रोज रोज निकलने वाली नौकरी नहीं है, ये किसी का लाइवलीहुड, जिसको बिल्कुल ही दिक्कत है, जरूरत है, उसका भरवाओ इसको फॉर्म, ठीक है। और इसका अच्छी परसेंटेज हो और वो घूम रहा हो यूं ही, तो और जरूरत भी हो उसको नौकरी की, जिसको मेहनत करनी बस की नहीं है उसको मिल जाएगा इसमें, ठीक है। तो ये आपको बताया हुआ है कि भाई देखो, दे आर एंटाइटल्ड टू सच रिजर्वेशन एज पर द एलिजिबिलिटी प्रेस्क्राइब्ड इन द नोटिफिकेशन, दिस शुड आल्सो बी इन पोजीशन ऑफ ए वैलिड सर्टिफिकेट इन द प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट इन सपोर्ट ऑफ देयर। देखिए ये कुछ नहीं है, एससी एसटी ओबीसी पीडब्ल्यूडी ईडब्ल्यूएस जो ऐसी कैटेगरी भरेंगे उनके लिए आपको अपना सर्टिफिकेट देना होगा। कब देना होगा? ये सारी अंग्रेजी उसी के लिए लिखी हुई है कि ये सर्टिफिकेट आपको तब देना है जब आपका डिविजनल हेड आपको चेक करने के लिए बुलाएगा। वो कब बुलाएगा? कि अभी तो आप सिर्फ फॉर्म भर रहे हैं, अभी क्या करेंगे? फॉर्म के बाद आपकी डॉक्यूमेंट्स चेकिंग होगी, डॉक्यूमेंट्स चेकिंग, तो ये डीवी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो बोलते हैं जिसको, तो डीवी होगा आपके डिवीजन में। और ये डिवीजन कौन सी होगी? ये रेलवे के हिसाब से डिवीजन हो सकती है, ठीक है। तो ये वहां पर आपका जो डिविजनल हेड होगा वो अलॉट करेगा, भाई आप इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर लो। और जैसे फॉर्म भर रहे हो तो आपकी 10th की परसेंटेज, तो जो 10th की परसेंटेज है उसको ये भरवाएंगे अच्छे से। 10th की परसेंटेज के आधार पर ही आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बुलाया गया है। वहां पर आपकी मार्कशीट वगैरह देखी जाएंगे कि आपके इतने परसेंटेज है भी या नहीं है, फिर आपको उस हिसाब से सिलेक्शन दिया जाएगा, ठीक है। तो इसमें मेडिकल भी है, वो भी बताऊंगा। तो द एप्लीकेंट विल बी शॉर्टलिस्टेड फॉर ए एंगेजमेंट ऑन द बेसिस ऑफ सिस्टम जनरेटेड मेरिट लिस्ट, यानी ये सिलेक्शन का पूरा क्राइटेरिया। इस सबसे पहले एप्लीकेंट को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ ए सिस्टम जनरेटेड मेरिट लिस्ट, यानी किसी का कोई वैसा हस्तक्षेप नहीं होगा, सिस्टम में डाल दिया हमने, जो हाईएस्ट मेरिट लेकर के आ रहे हैं कैटेगरी वाइज उनको ऊपर रखा जाए, ठीक है। दो द मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड और कन्वर्जन ऑफ ग्रेड्स पॉइंट टू द मार्क्स, यानी जो या तो आपकी मार्कशीट पे परसेंटेज लिखा होगा या ग्रेड्स या पॉइंट्स लिखे होंगे, ग्रेड्स A1 वगैरह, या जीपीए जीडीए क्या बोलते हैं, हाँ जीपीए लिखा होता है ना, ग्रेडिंग पॉइंट्स, तो वो भी आपको, हाँ सीजीपीए जो बोलते हैं जिसको, तो सीजीपीए
अब सीजीपीए में कितने से मल्टीप्लाई होगी वो यहां बता दिया है कि आपको बीच में सीबीएसई ने किया है ना सीजीपीए, अभी भी सीजीपीए चलता है। तो आप देखते हैं कि सर मेरे को 9 सीजीपीए मिला है, तो उसका कितना परसेंटेज माना जाएगा। आपको मालूम भी है कि ये परसेंटेज इसमें 9.5 की गुणा होती है, यानी 9 वाले को परसेंटेज में अगर आप बदलोगे तो इन्होंने यही क्राइटेरिया दिया है। 9 पंजे 45, 9 में 81 और 4 85, 85.5% हो गए। जिसका 10 सीजीपीए है पूरा तो उसके 95% हो जाएंगे। 9.5 की 10 में गुणा करूंगा। तो इस तरह से ये आपका ग्रेडिंग सिस्टम लिया जाएगा। और किसी की मार्कशीट पे मान लीजिए यही ग्रेडिंग लिखा हुआ है, ये भी नहीं है सीजीपीए, तो इस ग्रेडिंग के हिसाब से A1 ग्रेडिंग आपके 95% है, A2 ग्रेडिंग इस तरह से उसकी भी गुणा ऐसे ही होगी। ठीक है, चलो तो कुल मिलाकर के ये 10th की मार्कशीट के हिसाब से अगर आपकी परसेंटेज ही है तो वह परसेंटेज के हिसाब से ही ये कट ऑफ लगेंगी। चलो, और आप अपने स्टेट में ही मतलब फॉर्म भरें तो इसमें ज्यादा बढ़िया रहेगा। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए होंगे? मार्कशीट चाहिए होगी, आइडेंटिटी प्रूफ चाहिए होगा। ये कब चाहिए होंगे? ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे जब आपको बुलाया जाएगा। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ये प्लस 2 सेट सभी डॉक्यूमेंट्स के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पर लगेंगे। 2 सेट कैसे? फोटोकॉपी कराए और फिर सेल्फ अटेस्टेड अपने ही साइन करने हैं। ठीक है, किसी और से साइन नहीं कराने, अटेस्ट करा के नहीं लाने, सेल्फ अटेस्ट है ये लिख रहा। तो मार्कशीट, आइडेंटिटी प्रूफ, आधार कार्ड वगैरह चलेगा। कास्ट सर्टिफिकेट बिल्कुल, अब देखो कास्ट जिसमें भर रखा होगा उसका, पीडब्ल्यू जो हैंडीकैप वगैरह उनके पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट चलेंगे, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है तो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट चलेगा, ट्रांसजेंडर है कोई तो ट्रांसजेंडर सर्टिफिकेट चलेगा। डेट ऑफ बर्थ प्रूफ आपका 10th का, ये मार्कशीट और 10th का सर्टिफिकेट डेट ऑफ बर्थ प्रूफ होता है। ठीक है, तो ये सब डॉक्यूमेंट्स ये तो सबके पास ही होते हैं। और बाद में भाई ये लास्ट में लिख दिया, मेडिकल सर्टिफिकेट इश्यूड बाय ए मेडिकल ऑफिसर ऑफ एनी गवर्नमेंट, यानी आप किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल से मेडिकल सर्टिफिकेट चलेगा कि आप फिट हो, बस इतना ही चाहिए। इसके अलावा आपका और इसमें कुछ खास नहीं मांगा गया है। और ये पूरा बता दिया कि फाइनल सिलेक्शन कैसे कैसे किस तरह से होगा। डिविजनल हेड वगैरह वो चेक करेगा आपके डॉक्यूमेंट्स को। डिविजनल अपॉन सक्सेसफुल वेरिफिकेशन बाय डिविजनल हेड द कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू अंडरगो द प्री एंगेजमेंट फॉर्मेलिटीज फॉर ज्वाइनिंग विद ए पीरियड ऑफ 30 डेज, यानी जब आपका वो पूरी तरह से फिट कर देगा आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह को तो 30 दिन के अंदर आपको उसमें ज्वाइनिंग भी दे दी जाएगी। तो ये एक प्रोसेस बताया है जो बहुत ऐसे लग रहा है कि बहुत फास्ट भी होगा। ठीक है, तो पूरा प्रोसेस आप समझ गए हैं कि कैसे कैसे हमें इसमें भर्ती होना है या कैसे कैसे हम इस जॉब को ले सकते हैं। ठीक है, बहुत फेयर तरीके से होगी क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, कोई स्टेट की नहीं है कि भ्रष्टाचार चलेगा। थैंक यू वेरी मच, नमस्कार।